हेलो बच्चों, एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो 5 नंबर का है ना। वह आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, मांग का नियम समझाइए, इस नियम की क्या सीमाएं होती हैं। मांग के नियम को समझाइए, इस नियम की क्या सीमाएं होती हैं। मांग का नियम होता है लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत, कोई वस्तु का जो कीमत होगा, ठीक है, उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मांग के नियम की क्या क्या सीमाएं होती है ना। मांग के नियम की क्या क्या सीमाएं होती है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोग करने वाला, है ना। मांग कौन करता है? उपभोग करने वाला ही तो करता है ना। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, तो खरीदने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है ना। और जिस वस्तु का मांग करते हैं, मांगते हैं, वह क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। तो मांग के नियम की कुछ सीमाएं होती है कि अगर उपभोक्ता का आय कमेगा या ज्यादा होगा तो उसके आधार पे ही मांग होता है, डिमांड होता है। अगर उपभोक्ता का आय घटेगा तो उसका मांग घटेगा, उपभोक्ता का आय बढ़ेगा तो उसका मांग बढ़ेगा, है ना। तो मांग का नियम जो होता है वस्तु की कीमत और कीमत पर मांगी जाने वाली जो वस्तुएं होती है उस पर डिपेंडेंट होती है, जो कि आप ऊपर में पढ़ लिए हैं। वही मांग का नियम भी होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो है पॉइंट, वो है उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का जो रुचि होगा, है ना, उसी के आधार पे मांग मार्केट में होता है। जिस वस्तु का डिमांड होगा, जिस वस्तु का रुचि होगा, उसी आधार पे मांग भी होता है ना। और अगर उपभोक्ता का मांग रुचि बदल जाएगा तो क्या होगा? मांग में परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी वस्तु वैसा ही, अगर कोई वस्तु मार्केट में मिल जाएगा और उसका जो है कीमत कम होगा तो उस कीमत में, उस वस्तु के मांग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन स्थापन वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता को किसी नए वस्तु का, उसी जैसा वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो वही वस्तु को वह उपभोक्ता खरीदेगा। बट अगर नवीन स्थापन वस्तु का अगर ज्ञान हो जाएगा तो उपभोक्ता उसको भी खरीदने, उसका भी मांग करेगा। हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि मांग में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन भविष्य में होने वाला होगा तो यह, इससे भी मांग के नियम प्रभावित होता है, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और कीमत पर मांगे जाने वाली जो डिमांड होता है, जो मांग होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मांग का नियम कहा जाता है। मांग के नियम की सीमाएं क्या होती है? उपभोक्ता का आय जैसा होगा वैसा ही मांग होगा, उपभोक्ता की जैसी रुचि होगी वैसा ही मांग होगा। अगर उसके जैसा वस्तु में कीमत में परिवर्तन आएगा तो भी मांग में परिवर्तन हो जाएगा। किसी जो उपभोक्ता उसको होगा, उसको नया स्थापन वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो भी मांग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना रहेगी तो भी मांग में परिवर्तन की कल्पना हो जाएगी, मतलब परिवर्तन हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी जैसा। यह भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग लिख ले, रिवीजन कर ले, माइंड मेकअप कर ले, ताकि आपके एग्जाम में आए यह प्रश्न तो 5 नंबर में कभी ना छूटेगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा कि मांग को के लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। आप इस तरीका से लिख सकते हो। वस्तु की उपयोगिता। सबसे पहले जान लो कि मांग की लोच का मतलब क्या होता है। लोच का मतलब होता है उतार या चढ़ाव। लोच का मतलब क्या होता है? उतार या चढ़ाव। तो मांग की लोच का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? वस्तु की उपयोगिता। जैसा वस्तु का उपयोगिता होगा वैसा ही मांग का उतार और चढ़ाव भी होगा, मतलब वैसा ही मांग का लोच भी होगा। यूनिटी ऑफ द गुड्स। उपयोगिता का अभिप्राय है आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता। आवश्यकता पूर्ति की क्षमता। उपयोगिता का अभिप्राय है आवश्यकता पूर्ति की क्षमता। एक दी गई समयावधि में वस्तु की मांग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की वस्तु में कितनी क्षमता है। अधिक उपयोगिता वाली वस्तु की मांग अधिक होगी तथा इसके विपरीत कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। ठीक है, वस्तु का उपयोगिता जैसा होगा वैसा ही मांग होगा। जिस वस्तु का उपयोगिता ज्यादा होगा उसका मांग भी ज्यादा होगा, और जिस वस्तु की उपयोगिता कम होगी उसकी मांग भी कम होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वस्तु की उपयोगिता के आधार पे वस्तु का मांग भी डिपेंडेड होता है, मतलब मांग की लोच भी प्रभावित होती है। अगर वस्तु की उपयोगिता होगी ज्यादा तो उसका मांग होगा ज्यादा, अगर वस्तु की उपयोगिता होगी कम तो उसका मांग होगा कम। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद कर लेना, उसके बाद आप खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आय स्तर, इनकम लेवल। ठीक है, आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी तथा इसके विपरीत आय का कम स्तर मांग को कम कर देगा। देखो, जितना आय होता है हम उसी अनुसार घर में वस्तु को खरीदते हैं, है ना। अगर घर में आय ज्यादा है तो वस्तु का ज्यादा डिमांड होता है, अगर आय कम है तो वस्तु का डिमांड कम होता है। तो वही हो गया कि आय का जितना स्रोत किसी भी व्यक्ति के पास रहेगा उसी अनुसार खरीदारी भी होगी, उसी अनुसार मांग भी होगा, और आय अगर कम होगा तो मांग भी कम होगा, है ना। तो यह सारा किस पे डिपेंड करेगा? आय स्तर पे, इनकम लेवल पे। क्लियर हो गया कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो गए आपको, उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता और आय स्तर। अगर आप 2 भी लिख देते हो तो इसमें आपको 5 नंबर तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और इसके आगे भी आप देखते रहिएगा क्योंकि अभी 5 नंबर 2 नंबर सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को भी लेकर बहुत सारा लेकर आए हैं जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए देख सकते हैं।